जन की बात हमारे साथ। और उसमें बन्ना गुप्ता जी का ये आरोप है कि आपने कुछ षड्यंत्र के तहत उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया। हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसका कोई नियंत्रण कांग्रेस के मंत्रियों पर नहीं है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की रिकॉर्डिंग कर लिया है जी। अब सभी जानते हैं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है जी, उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। तो पति से कोई चैट करेगा प्राइवेट तो दूसरा कैसे उसको रिकॉर्ड करे? जो महिला अगर अपने पति से बात कर रही है तो बता दे कि वह किस मोबाइल से बात कर रही है, उसके के पास कौन मोबाइल है। जी जी। और बन्ना गुप्ता जी जिससे बात कर रहे हैं जी, वो किससे बात कर रहे हैं जी। और उसका मोबाइल क्या है? मंत्री का ऐसा आचरण होता है कि प्रतिबंधित चीजों घर में रहेगा तो आर्म्स एक्ट के तहत केस होगा। सरकार और इस सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर जाती है। बन्ना गुप्ता तो इसमें बड़ी छोटे क्षुद्र पात्र हो गए हैं। ये बात हेमंत सोरेन को रिस्क लेना चाहिए जी। अगर कांग्रेस उनसे गलत काम करना चाहती है, कांग्रेस के कारण उनको भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है तो कांग्रेस का साथ छोड़े, विधानसभा में उनको पूर्ण समर्थन इस विचार में है। मेरे जो सिद्धांत हैं, मेरी जो नीतियाँ हैं वो वही हैं जो पहले थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाता हूँ कि ऐसे काल्पनिक प्रश्नों के बारे में कि नानी को मुँह छज हो जाए तो हम नाना कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस पर कोई सवाल जुड़े थे या जिस आरएसएस के सिद्धांतों पे आप उस समय आए थे, क्या भाजपा वहीं पे खड़ी है? क्या उससे आगे बढ़ी है? पीछे करने के लिए आप जाने जाते हैं सर। लालू यादव के खिलाफ गए और लालू यादव से संबंध भी नहीं हटाया। केजरीवाल साहब से भी आपका मिलना जुलना होता रहा है। क्या ये संबंधों तक ही सीमित है या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पैरोकार है वो सामने नहीं आ रही है? ऐसी स्थिति है, इसलिए ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व को अपना स्वार्थ साधने का एक हथियार बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं। ठेकेदारी एक आदमी नहीं ले सकता है और किसी ने पेटेंट नहीं करा लिया है। हर आदमी हिंदू है। भाजपा के समर्थन में वो भी है, नहीं है वो भी। पुलिस की गाड़ी साफ खड़ी है और अवैध खनन हो रहा है, जो तथ्य सामने ला रही है, आपको दे रही है, उस पर विचार के ऊपर कार्रवाई करिए। तो वो एक नाम है जो झारखंड और बिहार में ज्यादा नामचीन है। वैसे तो पूरा देश इस शख्सियत को जानता है और वो नाम है सरजू राय जी। वो सरजू राय जी जो एक निर्दलीय के रूप में लड़ते हुए भाजपा के निवर्तमान मुख्यमंत्री को ढेर कर दिया अपने चुनाव में, और वो भी उसके अखाड़े में जाकर के। तो सरजू राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप नेता से ज्यादा इनको एक्टिविस्ट के रूप में जान सकते हैं, संबंधों को बरकरार रखने के रूप में जान सकते हैं और एक सामाजिक धरोहर के रूप में जान सकते हैं। आज सरजू राय जी का आगमन गिरिडीह के इस नए परिसदन में हुआ है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सर अभी एक बड़ा वायरल हो रहा है, जमशेदपुर बड़ा सुर्खियों में है। बिहार में आनंद मोहन सुर्खियों में है तो झारखंड में जमशेदपुर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में है बन्ना गुप्ता जी के साथ कारण। और उसमें बन्ना गुप्ता जी का ये आरोप है कि आपने कुछ षड्यंत्र के तहत उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया। आप क्या कहेंगे इसमें? उनके आरोप पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है जी। हम लोगों के लिए महत्व ये है कि आज जो सरकार झारखंड में है उसमें एक बड़े विभाग के मंत्री हैं जी, और सरकार में रहकर कोई मंत्री ऐसा काम करता है जी जो नहीं करना चाहिए, कानून के हिसाब से उचित नहीं है जी, तो ये सरकार सोचे कि हमको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसका कोई नियंत्रण कांग्रेस के मंत्रियों पर नहीं है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों के लिए हैं जी। विधानसभा में मैंने कई बार सवाल उठाया जी। कीमतों से 2.5-3 गुना अधिक दाम पर दवा खरीदने का मैंने आरोप लगाया जी। कोविड हुआ था, जो कोविड में सीधे काम कर रहे थे जान हथेली पर रखकर जो कर्मी, उनकी प्रोत्साहन राशि को मंत्री द्वारा अपने अपने स्टाफ के लिए ले जाने का मैंने मामला उठाया था जी। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है जो मुख्यमंत्री के अधिकार में है, वो अधिकार भी स्वास्थ्य मंत्री ही इस्तेमाल कर रहे हैं और विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने ये बात आती है जी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्देश देते हैं ये सारी संचिकाएं मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएं जी। और 1 महीना होने के बाद भी कोई संचिका मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं गई है जी। कोई डॉक्टर है उसके लिए विभाग, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, वे प्रस्ताव भेजते हैं, उस प्रस्ताव को महीनों तक अपने पास रखे रहते हैं, उसको मुख्यमंत्री के यहाँ जाना चाहिए जी। ये अधिकार मुख्यमंत्री का है जी।
परंतु मुख्यमंत्री के इस अधिकार का भी उपयोग मंत्री ही कर ले रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में एक और अगर नया कोई आरोप आ गया जी, जिसमें है कि एक महिला के साथ वो वीडियो पर चैटिंग कर रहे हैं जी, उस महिला ने जी उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है जी। अब सभी जानते हैं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है जी, उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता है जी जी जी। तो जो अब उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वो कहते हैं जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वो कहते हैं कि इसमें कट पेस्ट किया गया है जी। तो एक तो वो महिला अपना सारा अंग प्रदर्शन करते हुए आपसे वीडियो कॉल कर रही है जी, और उस वीडियो कॉल में उसका मोबाइल भी दिख रहा है जी, आपका चेहरा भी दिख रहा है जी। उस महिला से ये कहवा रहे हैं कि ये चैट मैं अपने पति से कर रही हूँ जी। तो पति से कोई चैट करेगा प्राइवेट तो दूसरा कैसे उसको रिकॉर्ड कर लेगा जी। और बन्ना गुप्ता जी से वो महिला बात कर रही है जी। तो बन्ना गुप्ता के बेडरूम में गंजी पहन के हैं जी, और मंद मंद मुस्कुरा कर रुचि लेकर वो बात कर रहे हैं जी। तो कौन उसका रिकॉर्डिंग कर लेगा जी जी, और दोनों का कट पेस्ट कौन कर लेगा लेकर जी। तो मैंने ही कहा है कि वो महिला अगर अपने पति से बात कर रही है तो बता दे कि वह किस मोबाइल से बात कर रही है, उसके पति के पास कौन मोबाइल है जी जी। और बन्ना गुप्ता जी जिससे बात कर रहे हैं जी, वो किससे बात कर रहे हैं जी, और उसका मोबाइल क्या है, ये दे दें, सीधे जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा जी। कट पेस्ट है कि नहीं, उन्होंने FIR दर्ज करा, मगर आज तक पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है जी। तो क्या माना जाएगा इसमें, कोई षड्यंत्र करेगा जी। उनके बेडरूम में तो मोबाइल लेके नहीं करेगा जी, बेडरूम में तो कोई उनका बड़ी नजदीकी होगा तभी उस मुद्रा में करेगा। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि आदतन वे इस तरह का काम करते हैं। मैंने एक और मामला उठाया जी, कि बन्ना गुप्ता के पास एक ऐसी पिस्तौल है जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया जी, G44। हाँ, वो है डिटेल उसका सारा, भारत सरकार की चिट्ठी जहाँ से इन्होंने खरीदा है कलकत्ता के जे बोस से जी, वो सब लेकर मैंने दे दिया है जी जी DC को जी जी। अब कार्रवाई मंत्री पर DC करती है कि नहीं करती है, मैंने भारत सरकार को भी इसमें कहा है गृह मंत्रालय देखे। तो ये मंत्री का ऐसा आचरण होता है कि प्रतिबंधित चीजों को घर में रखेगा, तो आर्म्स एक्ट के तहत केस होगा जी बिल्कुल। अब इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा, ये अपनी सरकार के मंत्री पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये बात इस सरकार और इस सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर जाती है। बन्ना गुप्ता तो इसमें बड़ी छोटे क्षुद्र पात्र हो गए हैं, ये बात सरकार के साथ का है जी जी जी। अब सरकार के मुख्यमंत्री, उनके सामने विधानसभा में बहस हो रही है जी, उनके सामने गलत बात स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, इस पर विधानसभा के अध्यक्ष का नियमन हो रहा है, निर्देश हो रहा है कि फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ भेजिए जी, और मुख्यमंत्री का फाइल नहीं जाती है, मुख्यमंत्री मांगते हैं तब भी नहीं जाती है साहब। तो ऐसी सरकार के बारे में क्या कहा जाएगा, मुख्यमंत्री के हाथ में सरकार है। ये कांग्रेस की तलहथी पर खड़ा हो गए हैं, जिस दिन कांग्रेस तलहथी खींचेगी तो इनको डर है हम धराशायी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को रिस्क लेना चाहिए जी। अगर कांग्रेस उनसे गलत काम करना चाहती है, कांग्रेस के कारण उनको भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है, तो कांग्रेस का साथ छोड़े, विधानसभा में उनको पूर्ण समर्थन इस मुद्दे पर मिल जाएगा जी। वो सरकार अपना चलाए जी, इसके लिए तैयार होते हैं तो ठीक, नहीं तैयार होते हैं तो जो भुगतना होगा भुगतेंगे। कयास ये लगाया जा रहा है सर, मीडिया में भी आप देख रहे होंगे आपने कि आप भाजपा की ओर जा रहे हैं पुनः। देखिए, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि मैंने अपना सामाजिक जीवन जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब RSS की शाखा के मुख्य शिक्षक के रूप में किया था। 3 वर्ष तक मैं मुख्य शिक्षक था, विद्यार्थी परिषद में रहा, जनसंघ में रहा, भाजपा में भी आया। तो मेरे जो विचार हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, मेरी जो नीतियां हैं, वो वही हैं जो पहले थी जी। ये हमेशा ही मैं कहता हूँ और रहेंगी भी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उतावला हूँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मुझसे अपने यहाँ आने के लिए बात नहीं किया है। अच्छा। और न मैंने किसी से इशारा किया है। बाबूलाल जी हमारे पुराने संबंध है, बाबूलाल जी से बात होती है, विधानसभा में हम लोग की सीट अगल बगल है जी। अर्जुन मुंडा से बात होती है, जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जी, किसी को भी मैं ये नहीं महसूस होने देता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का MLA नहीं है जी। सारे काम उनके मैं करता हूँ जी जी। मगर
भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए, न तो मेरे मन में कोई इसके बारे में उत्सुकता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस कारण से मैं अलग हुआ वो कारण तो भी विद्यमान है जी। कारण तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास जी जी। वही कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलग कर दिया, मैंने खुद अलग नहीं हुआ। वो कारण तो विद्यमान है, फिर कोई भी समझदार आदमी कैसे सोचेगा कि मैं भाजपा की ओर जा रहा हूँ। दूसरे कि मैंने भाजपा छोड़ा नहीं कभी। जब मुझे पता चला कि रघुवर दास जी अड़ गए हैं वे मुझे टिकट नहीं लेने देंगे, तो मैं तो सबसे पहले भाजपा के आलाकमान के यहाँ गया जी। मैंने कहा भाई अगर आपको लगता है कि मुझे टिकट देने से रघुवर जी नाराज होंगे तो आप मुझे टिकट मत दीजिए, मगर मुझे पहले बता दीजिए। ये घोषणा मैं ही अपनी तरफ से कर दूंगा जी। बहुत दिन तक काम किया, पार्टी में बहुत दिया, मंत्री बनना सब किया, तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा कैसे होगा, आप नहीं लड़ेंगे तो। जब पहली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा टिकट के लिए, मेरा सीट पेंडिंग रहा, मैं फिर दिल्ली गया जी। और उसके पहले मैंने राजनाथ सिंह से कहा था कि देखिए अगर अभी आप बता दीजिएगा कि टिकट नहीं पार्टी देगी तो मैं सर स्वीकार करके कहूंगा मैं संगठन का काम करूंगा, मगर इसके बाद फिर आप हमको जलील करिएगा तो मैं इसी आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उनके मन में अहंकार था कि पिछला चुनाव 60,000 वोट से जीते थे जी। और विधानसभा चुनाव होने के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उस सीट से लोकसभा प्रत्याशी को 1,03,000 की बढ़त थी जी। तो मैंने कहा तब भी मैं लड़ूंगा वहीं से। इसकी चर्चा पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हुई, प्रधानमंत्री तो तैयार थे कि मेरी सीट पर क्यों बहस करनी है साहब, तो रघुवर दास जी अड़े हुए थे, लड़ेंगे 5,000 वोट मिलेगा आएंगे। तो दूसरी लिस्ट निकली उसमें भी पेंडिंग, तीसरी में पेंडिंग, चौथी लिस्ट निकली और एक दिन बाद नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उसमें भी पेंडिंग हुआ। तो मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन का दिन बीत जाएगा तो ये करेंगे क्या। तो इसलिए मैं अब आपके टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा और उनके ही खिलाफ लड़ूंगा जिनके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। इसलिए मैं चुनाव लड़ गया, इतनी ही बात से चुनाव लड़ने में। तो कोई मैं भाजपा से भागा नहीं जी। तो मैं भाजपा ने ही मुझे छोड़ दिया, मगर भाजपा के लोगों को ये साफ साफ बात कहनी चाहिए थी, बता देते। जब मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप हमको बता दीजिए और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये घोषणा खुद ही करूंगा, उनको मुझे बता देना चाहिए था जी। तो इस कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। तो हम लोगों ने 1962 से आरएसएस, जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, भाजपा सबका काम करते हुए ऐसी कोई अनुशासनहीनता करने के बारे मेरे जैसा आदमी सोच भी नहीं सकता है कि संगठन का निर्देश और मैं न मानूं। संगठन ही हमको उलझाते रहे, पता नहीं उनके मन में क्या था। पहले हम कह देंगे तो विद्रोही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये उनके मन में बात थी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आज भी मेरे विचार वही हैं और मेरे विचार वही रहेंगे भी राजनीति में। यदि अगर पहल होती है भाजपा की ओर से सम्मानजनक, ये तो देखिए हम हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसे काल्पनिक प्रश्नों के बारे में कि नानी को मुंह छज हो जाए तो हम नाना कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस पर कोई सवाल पूछे तो कोई क्या जवाब दे सकता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं इस तरह के सवाल। अच्छा सर, जिस भाजपा से आप जुड़े थे या जिस आरएसएस के सिद्धांतों पे आप उस समय आए थे, क्या भाजपा वहीं पे खड़ी है, क्या उससे आगे बढ़ी या पीछे हटी? कोई भी गतिशील संगठन एक जगह खड़ा नहीं रहता है जी। देश काल और परिस्थिति के अनुसार कई परिवर्तन होते हैं जी। तो भाजपा में भी कोई परिवर्तन हुए हैं जी। तो एक पैक आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने तो छोड़ दिया सब अपना जो पहला था। परिवर्तन होते हैं जी। और उस परिवर्तन को जब पार्टी का काडर स्वीकार करता है, जनता स्वीकार करती है, तो कोई टिप्पणीकार, कोई व्याख्या करने वाला कुछ भी व्याख्या करे, स्तंभ लेखक अखबार में कुछ भी लिखते, मगर काडर जनता उसको मान रही है, स्वीकार कर रही है। तो कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता ही पहली चीज है। और आज भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, देश भर में मिल रही है, तो इसलिए कोई इसकी आलोचना नहीं की जा सकती है या विवेचना की जा सकती है कि पहले वाली भाजपा है कि नहीं है। भाई कोई भी अपना कलेवर बदलता है, कहीं कुछ छोड़ता है, सब होता है। तो आप कहीं से आहत आज के दौर में नहीं है? नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ कि मैं चुनाव लड़ा और मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीत गया। इससे बड़ी संतोष की बात किसी क्या हो सकता है? मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए नहीं कह रहा हूँ सर, मैं देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए भाजपा का सृजन हुआ आरएसएस से निकल करके, क्या भाजपा उस रास्ते पे है
भाजपा का, आरएसएस का मुख्य बात है ना हिंदुत्व की, उनका ध्येय है जी। और आज तो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और सफलता मिल रही है, तो इसलिए कैसे कहा जा सकता है जी कि वो सफल नहीं हो रहे हैं जी जी। और उसके जो कारण है उसकी विवेचना की जा सकती है जी जी। मगर अब तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व के बारे में तो खुद पोलराइजेशन तक आ गई है कि हम जीत सकते हैं, अगर पोलराइजेशन होगा तो हम जीत सकते हैं, आज उसी रास्ते पर है। तो ये भी तो उनकी यात्रा का एक अंग ही है ना, कि कोई पड़ाव नहीं है, मंजिल की तरफ बढ़ना है उनके लिए। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। इस संबंधों को निर्वाहन करने के लिए आप जाने जाते हैं सर, लालू यादव के खिलाफ गए और लालू यादव से संबंध भी नहीं हटाया, केजरीवाल साहब से भी आपका मिलना जुलना होता रहा है, क्या ये संबंधों तक ही सीमित है या कुछ नहीं? ये संबंध तक देखिए, हमारे खिलाफ प्रखर हिंदू नेता है जमशेदपुर के अभय सिंह, मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे जी। और जब पहली बार पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, थाना गए, मुस्लिम में थाना में मैं ही गया जी, आप ही गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो गए नहीं जी जी जी। और आज भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य धड़ा है जी, जो आज काबिज है, वो नहीं सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पैरोकार है वो सामने नहीं आ रही है जी। तो लोगों ने सर्वजन हिंदू समिति बनाया है जी। आज वहाँ शाम को मसाल जुलूस बड़ा निकलने वाला है। अच्छा, तो सर्वजन हिंदू समिति लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सर्वजन हिंदू समिति में शामिल हैं, कर रहे हैं, मसाल जुलूस में आएंगे। तो ये लोग तो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनका कहना है पहले कि सरजू राय रहेंगे इसमें, तो रघुवर दास और उनके लोग नहीं आएंगे। तो जो आयोजक थे मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मेरे कारण से हिंदू एकता खंडित होती है तो मैं नहीं आऊंगा उसमें, बैठक में मैं नहीं गया जी जी। मगर मैं नहीं गया, मगर मेरे समर्थक लोग गए जी जी। तो वहां लोगों ने मुद्दा बना दिया तो उनके समर्थक इसमें रहेंगे तब भी हम नहीं रहेंगे, वो लोग बहिष्कार करके चले गए। तो हिंदुत्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक संस्था है रघुवर दास के नेतृत्व में वो लड़ रही है, वहां के लोग लड़ रहे हैं। मैंने तो इतना तक कहा मैं नहीं जाऊंगा साहब, आप आ जाइए, आप नेतृत्व करिए। अब हम वही कह रहे हैं ना कि लव मी एंड लव माई डॉग ऑल्सो, एक कहावत है। एक और कहावत है कि कोई बाघ को खाना था, मेमने को तो कहा कि तुम पानी ऊपर, नदी का पानी हमसे ऊपर पी रहे थे, जूठा कर दिया, वो कहा नहीं साहब तो नीचे पी रहे, तब तुम्हारा बाप पी रहा होगा। तो ऐसी ही स्थिति है। इसलिए ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व को अपना स्वार्थ साधने का एक हथियार बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं। उन लोगों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा संकट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। मैं तो उदाहरण के साथ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुत्व के इस संकट को जो जमशेदपुर में है, अरे जमशेदपुर में रामनवमी के झंडे में किसी ने मांस बांध दिया, उस पर विचार करने के लिए लोग मंदिर में बैठे, तो सामने इफ्तार हो रहा था, इफ्तार में शामिल लोगों ने हमला कर दिया उन पर, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने की दिशा में बढ़े, पुलिस ने प्रतिरोध किया, बाद में पीछे हटे। और इसका विरोध जब हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो पूरे राज्य में सोचना चाहिए बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनकी जो सेना जमशेदपुर में है उसका ये रवैया है, तो ये बात तो गिरिडीह, जमशेदपुर से धनबाद और जगहों पर भी जानी चाहिए। और मैं इस बात को ले जाऊंगा, कोई हिंदुत्व की कोई ठेकेदारी एक आदमी नहीं ले सकता है और किसी ने पेटेंट नहीं करा लिया है। हर आदमी हिंदू है, भाजपा के समर्थन में वो भी है, नहीं है वो भी हिंदू है, जो नहीं है उसके हिंदुत्व पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये ठेकेदार न बने ऐसे लोग। कार्यकर्ता तो आ जाता है, कार्यकर्ता तो सिद्धांत के साथ है, अभियान के साथ है, कोई नेता के लिए तो कार्यकर्ता नहीं होता है। तो नफा नुकसान इनका जो होगा वो देखेंगे। सर, पूरे राज्य में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बालू के बहुत सारे सवाल हैं खनन को लेकर के, किस परिपेक्ष में आप देखते हैं सरकार को? देखिए, खनन के मामले में साहेबगंज अव्वल नंबर पर था जी, अवैध खनन में। आज मैं सुबह हजारीबाग रुका था, वहाँ के पत्रकार और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, तो लगा कि साहेबगंज हजारीबाग के सामने फेल है। गिरिडीह में आया तो लोग हमको रात का खिंचा हुआ फोटो दिखा रहे थे कि पुलिस की गाड़ी साहब खड़ी है और अवैध खनन हो रहा है।
तो कहाँ के बारे में कहिएगा? यहाँ के जो विधायक हैं उनसे तो मेरे बहुत मधुर संबंध है, बातचीत होती है, अच्छी तरह बातचीत होती है, मिलते जुलते हैं, सब है। मगर इन लोगों को देखना चाहिए कि जो यहाँ हो रहा है उसमें कौन जिला किस जिला से पीछे है, ये सवाल उठ रहा है। तो ऐसा अवैध खनन में अगर ईडी आ जाती है और आप केवल ये सवाल उठाइएगा कि भारत सरकार हमारे विरोध में है, इसलिए हमको परेशान कर रही है, तो ईडी जो तथ्य सामने ला रही है, आपको दे रही है, उस पर विचार करिए, उस पर तो कोई कार्रवाई करिए। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी जो करती है उसको आप ही कर दिए, उसको आप ही कर देते। ईडी जो कर रही है तो कहाँ ये सवाल उठता? ठीक है, चलिए। ठीक है सर, थैंक यू।